डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ECO यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि ECO का बैकग्राउंड क्या है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान ईरान और तुर्की पाकिस्तान ईरान और तुर्की जो है ये 1964 के अंदर एक नया ब्लॉक बनाते हैं जिसका नाम RCD रखा जाता है। आर यानी रीजनल रीजनल कोऑपरेशन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर सी ओ रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस यानी इस रीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। बाद में 1979 के अंदर जो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आता है, ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आता है, इस्लामी इनकलाब आता है, इस्लामी इनकलाब, जिसके बाद से ये तंजीम ख़त्म हो जाती है। 1982 के अंदर ये तंजीम बाकायदा तौर पर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 1985 को फिर इसकी तंजीमें नो की जाती है और दोबारा इसका संगे बुनियाद रखा जाता है जिसका नाम ECO रखा जाता है यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो जब 1989 के अंदर सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाती है तो USSR का ब्लॉक टूटता है, तो इसके बाद इसके अंदर अफगानिस्तान भी आ जाता है और इसके अंदर तुर्कमानिस्तान भी आ जाता है, ताजिकिस्तान भी आ जाता है, काजिकिस्तान भी और किर्गिस्तान भी आ जाता है और इसके अंदर आज़रबाईजान भी आ जाता है, आज़रबाईजान आ जाता है। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान इनमें शामिल है, उज़्बेकिस्तान इनमें शामिल है। इस तरह ये 7 जो ममालिक हैं ये एप्लीकेशन देते हैं और ECO को 1992 के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि हमने भी आपके अंदर ज्वाइन होना है। इस तरह जो ECO है वो वसी होकर 10 ममालिक पर, 10 कंट्रीज पर मुश्तमिल हो जाती है, जिनमें कार्स के कंट्रीज हैं यानी ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और एशिया के अफगानिस्तान जो है, और उसमें पाकिस्तान और ईरान शामिल है और इसके साथ तुर्की भी इल्हाक किए हुए है। इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाने का मकसद था वो है पॉलिटिकल एंड इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंड इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी इसके जरिए हम पॉलिटिकली और आपस में मिल बैठकर इंटर गवर्नमेंट जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करें और हम फ्री ट्रेड की तरफ जाएं, हम फ्री ट्रेड की तरफ जाएं और एक दूसरे के कल्चर को भी प्रमोट करें और बैंकिंग बैंकिंग के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इसके अलावा दूसरे रेलवेज के अंदर गैस या एनर्जी के शोबेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और जो इस रीजन के ममालिक को आगे लेकर बढ़े। अब हम मैप के जरिए इन ममालिक को एक बार देखते हैं, फिर हम इनकी डिटेल को डिस्कस करेंगे जिनमें ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन शामिल हैं। जी, अब मैप के जरिए आप देखें कि जो ECO का मैप है जिसमें पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इसके साथ साथ ईरान है और तुर्की है, आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान वगैरह शामिल हैं। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ममालिक शामिल हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ इनकी बाउंड्रीज भी लिंक्ड है। इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड के जरिए, रेलवे के जरिए भी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती है और एनर्जी की सप्लाई करने में भी, एनर्जी की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भी ये अहम संग मील हो सकती है। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं।
अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो इकोनॉमी को प्रमोट करना था। इकोनॉमी को प्रमोट करना और फ्री ट्रेड की तरफ राग़िब होना, एक दूसरे के लिए फ्री ट्रेड की तरफ राग़िब होना, और लोन के लिए बैंकिंग सिस्टम बनाना, ताकि ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर, तो इससे लोन लेकर या इसकी रहनुमाई लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो फ्री ट्रेड के मौके भी फ्राहम करना, ऑयल और एनर्जी के लिए, ऑयल एंड एनर्जी के लिए रूट फ्राहम करना, ऑयल एंड एनर्जी के लिए रूट फ्राहम करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। और इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें जो बाहर जाके, यानी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो कमी आ जाती है, क्योंकि बाहर इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें कमी लाना और आपस में एक दूसरे के ममालिक के अंदर ही इन्वेस्ट करना शामिल है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि आपस में मिलकर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, आपस में मिलकर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे एयर कंपनी का प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, या इसके साथ साथ स्कॉलरशिप फ्राहम करना और कल्चर के लिए काम करना और हिस्ट्री पर काम करना, मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करना और लोगों के दरमियान कम्युनिकेट करना, वीज़ा फ्राहम करना, इजीली वीज़ा तक रसाई देना, आपस में कम्युनिकेट करना, लोगों को करीब लेके आना, मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू। इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इससे क्या मुराद है कि रेलवेज का या दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें स्टार्ट करना, जो कि इस्तांबुल से लाहौर की तरफ है, इस्तांबुल से लाहौर की तरफ, जैसा कि रेलवे का एक रूट है। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर आपस में सोशो इकोनॉमिक लिंकेज फ्राहम करना भी है, सोशो इकोनॉमिकल और कल्चरल लिंकेज फ्राहम करना भी है, सोशो इकोनॉमिकल कल्चर लिंकेज फ्राहम करना, और टेक्निकल सपोर्ट भी करना है, एक दूसरे के ममालिक को टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम करना है। और लास्ट वाला जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक दूसरे के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना। बाकी जो इसके प्रिंसिपल है कि इंटरनल मामलात में शेयरिंग नहीं करना, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, डेवलपमेंट के काम करना, और एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की प्रॉक्सी वार्स नहीं लड़ना शामिल है। ये तमाम है इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अचीवमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स और फिर सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अचीवमेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन इनकी अचीवमेंट है 2017 के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि तुर्की और ईरान के दरमियान होता है, तुर्किया और ईरान के दरमियान होता है। और 2017 के अंदर ही एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भी होता है, तुर्की एंड पाकिस्तान के दरमियान। और 2017 के अंदर ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक मुआहदा होता है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होता है ट्रेड करने के लिए। इसी के साथ साथ जो इसके मुख्तलिफ अचीवमेंट है उनमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी शामिल है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन शामिल है। और इसके साथ जो तापी है, यानी जो तुर्कमानिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान, ये तापी
جو ہے گیس پائپ لائن شامل ہے، اور اس کے جو اچیومنٹ ہیں ان میں آئل اور گیس کو قارض ممالک سے، یعنی سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ سے ایران ترکی اور پاکستان میں شفٹ کرنا ہے بذریعہ پائپ لائن۔ اور پاکستان کا جو نیکسٹ جو مقصد ہے وہ امپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان جو پیٹرولیم ہے اسے امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے آذربائیجان سے۔ آذربائیجان سے پاکستان پیٹرولیم کو امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اچیومنٹس کے اندر ای سی او چیمبر آف کامرس ہے، ای سی او چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، جس کا قیام 1993 کے اندر آیا، جس کے بنیادی مقاصد میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کو پروموٹ کرنا اور انڈسٹری میں ہیلپ آؤٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا اور بینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے کہ ای سی او کے اندر ری انشورنس کمپنی بھی بنائی گئی، ای سی او ری انشورنس کمپنی جو کہ 1995 کے اندر جس کا قیام عمل میں آیا، اس کا جو مقصد تھا وہ منیمائز کرنا آؤٹ فلو آف فورن ایکسچینج کو منیمائز کرنا اور آپس میں ہی انویسٹ کرنا، اور ڈیولپمنٹ کے لیے بینکنگ سسٹم بنانا۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے اس کی اچیومنٹ وہ یہ ہے کہ ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک جس کا قیام 2005 میں آیا، جس کا مقصد یہ تھا ریسورسز فراہم کرنا، پروجیکٹ کے لیے ریسورسز فراہم کرنا۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ای سی او کلچرل انسٹیٹیوٹ، اس کا جو بنیادی مقصد تھا سپورٹس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یا ایجوکیشن کے ذریعے یا لٹریچر کے ذریعے ان 10 کے 10 ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں۔ اب ہم اس کی پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ای سی او کے اندر کون کون سی پرابلمز ہیں۔ اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کریں ای سی اوز کے کنٹریز کو، تو ان میں پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی اور آذربائیجان اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشین ریپبلک کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں، یعنی 5 یہ والے ممالک اور 5 سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک شامل ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان کے اندر کون کون سے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو آرگنائزیشن ہے اسے پرابلمز آتی ہیں۔ نمبر 1 وارز ہے، وہ وارز پہلے سوویت یونین کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ اب امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر ہو، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو افغانستان ہے وہ ہر وقت وار ہی کی زد میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں۔ اگر پائپ لائن بچھا بھی دی جائے تو شدت پسندانہ عناصر اسے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ کا ہولڈ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم ہے وہ بھی جو ہے افغانستان کے اندر پنپ رہا ہے، کیونکہ ادھر سے ہی دہشت گردی آتی ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو یا تحریک طالبان افغانستان کی صورت میں ہو۔ اس کے ساتھ جو سمگلنگ ہے یہ بھی افغانستان کا ہی ایک بہت بڑا ایشو ہے، یعنی جس کے اندر ہیومن ٹریفکنگ بھی شامل ہے اور ڈرگز ٹریفکنگ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ جو نمبر 4 پہ افغانستان کی وجہ سے ایشو ہے وہ ہے پروکسی وار۔
प्रोक्सी वार यानी जो क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट है और पाकिस्तान के एंटी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसके बॉर्डर पोज भी है, टीपी का इश्यूज भी है और डेवरन लाइन इश्यूज भी चल रहा है। तो इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ से टीटीपी को प्रमोट करता है और वो पाकिस्तान के अंदर आकर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस तरह ये वार्स, टेररिज्म, स्मगलिंग और प्रॉक्सी वार जो कि अफगानिस्तान के अंदर चलता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर काम नहीं कर पाती, इसकी पाइपलाइन मुकम्मल मुतासर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग से कम जो है वो टीटीपी का एक इशू है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम से कम आती है और करप्शन, अफगानिस्तान के अंदर भी करप्शन इंतहाई ज़्यादा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी का उनसर हर वक्त मौजूद रहता है। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन या दहशत गर्दाना मुल्क है, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है वो सबसे ऊपर है, जिसके अंदर दहशत गर्दाना हमले सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसका जो रैंक है वो 9.01 है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें, ये इसमें नंबर 2 जो है वो इराक है। पाकिस्तान को देखें तो उसका जो रैंक है 7.83 है और ईरान के अंदर भी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसका रैंक 5.02 है। यानी ये जो दहशत गर्दी का अवसर है ये हर जगह ही मौजूद रहता है। और अगर हम करप्शन को देखें तो करप्शन भी जो अफगानिस्तान है वो 180 ममालिक में से उसका जो नंबर है वो 174वां है। अगर हम ईरान को देख लें तो ईरान के अंदर भी 150वां नंबर है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का भी 140वां नंबर है आउट ऑफ 180। यानी इन ममालिक के अंदर करप्शन के उनसर इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ईरान के अंदर देखें तो ईरान के अंदर इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद भी बहुत से मसाइल आए हैं और इसके साथ साथ जो इसका शिया सुन्नी टसल है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कि मुसलमानों के साथ यानी पाकिस्तानियों और तुर्की के साथ चलता रहता है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज के साथ भी इसका कंटिन्यू रहता है। यानी शिया सुन्नी टसल भी बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। इसके साथ अगर हम कार्स के ममालिक को देखें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज को देख लें तो उनके अंदर जो मसाइल है वो उनकी करेंसी रोबल है, जो कि अभी भी उसी के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं, बल्कि इन्हें चाहिए कि ईसीओ की एक अलग से करेंसी बनाई जाए जिसके ज़रिए ये आपस में एक दूसरे के साथ कारोबार कर सके, वो इंटरनेशनल बैंकिंग से इंडिपेंडेंट हो, ताकि अगर कोई पाबंदी भी लगे तो ये बिजनेस जारी रख सके। बिजनेस जारी पाबंदी लगी तो इसकी वजह से पाकिस्तान को भी परचेज करने में तेल इंतहाई दिक्कत आई और पाकिस्तान को महंगी मंडियों में छाना पड़ा। इसके साथ जो हम और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे वो इंडिया अलाइनमेंट है। इंडिया ईरान अलाइनमेंट यानी इंडिया क्या है, इंडिया के जो इत्तेहादी बन रहे हैं वो अफगानिस्तान और ईरान है। इंडिया उन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे कि ईरान के अंदर उसने बंदरगाह पर इन्वेस्टमेंट की है और अफगानिस्तान के अंदर पार्लियामेंट तक इंडिया ने बनाई है। इसकी वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बायस बनता है और इसकी नॉर्मल वर्किंग में कमी आती है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये पॉइंट है कि ये इन ममालिक का आपस में सेल्फ इंटरेस्ट भी इंतहाई कम है। सेल्फ इंटरेस्ट या ज़ाती मकासद के लिए ये एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं और आपस में थिंक टैंक पॉलिसी अपनाते हैं। थिंक टैंक पॉलिटिक्स भी ये इनकी वर्किंग में रुकावट का बायस है और आपस में ये प्रॉक्सी वार के ज़रिए भी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अफगानिस्तान या पाकिस्तान की आप एग्जाम्पल देख लें और आपस में ये ट्रस्ट भी नहीं करते और इसके साथ साथ इनकी जो पुलिसीज बनाने में भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके साथ जब
پولیٹیکل سٹرکچر چینج ہوتا ہے تو آرگنائزیشن پر انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ہر ایک پولیٹیکل سٹینڈرڈ جو ہے اس کا دوسرے ممالک کے خلاف جو اوپینین ہے اس کی وجہ سے آرگنائزیشن ہٹ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ میں نے تقریباً 10 کے قریب یا 12 کے قریب پرابلم ڈسکس کیے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان ممالک کو دیکھ کر خود بھی پرابلم نکال سکتے ہیں۔ اب ہم ای سی او کو ریکمینڈیشن یا سلوشن دیں گے کہ کس طرح ای سی او اپنے کام کو بہتر کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو دوسری ریجنل آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ آپس میں کوآپریٹ کرے، کیونکہ جو دوسری ریجنل آرگنائزیشن ہے وہ کمپٹیشن میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی نارمل ورکنگ میں ڈسٹربنس آتی ہے۔ ان کے ساتھ الحاق کرے اور یہ مل کر یعنی مختلف ریجنل آرگنائزیشن جیسے ایس سی او ملے، ای سی او ملے اور سارک مل کر آپس میں اگر کام کرے تو ایک دوسرے کے لیے زیادہ لنکیج فراہم کر سکتے ہیں، جو کہ ریجنل آرگنائزیشن ہے اس خطے کی، اسی علاقے کی۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا فنڈ اور بھی زیادہ انکریز کرے، فنڈ کو انکریز کرے اور فری ٹریڈ کی طرف راغب ہوں، اور جو ان کی شیعہ سنی ٹسل ہے اسے ختم کرے اور آپس میں ریلیجیس ہارمونی کے ساتھ رہے، اور دوسرے جو سیریا ایشو یا کشمیر ایشو ہے یا پیلسٹائن ایشو ہے اسے ریزولو کرنے کے بھی طرف راغب ہوں، یعنی اس پر اپنا اوپینین دیں۔ لیکن یہ ایک پولیٹیکل اور اکنامیکل آرگنائزیشن ہے، لیکن ایک اپنا اوپینین تو یہ دے ہی سکتی ہے یا آگے بڑھ سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کارز یعنی سینٹرل ایشین ریپبلک کنٹریز کو ساتھ کنیکٹ کر کے ہم رشیا کا راستہ چوز کریں اور وہاں کے ریسورسز یعنی گندم یا گیس وغیرہ سے ہیلپ لیں، اور ایک بلاک میں رہنے کی بجائے اس کے امریکہ کے آگے بڑھے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم انڈیا پر پریشر بلڈ کرے، پریشر بلڈنگ ان انڈیا، انڈیا پر پریشر بلڈ کرے تاکہ وہ ان ممالک کے جو انٹرنل افیئرز ہے اس میں انٹرفیئر نہ کریں، جیسا کہ پاکستان، افغانستان اور ایران، تاکہ یہ آرگنائزیشن بہتر سے بہتر کام کر سکے اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ اپنا کردار ادا کرے، انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنا رول ادا کرے، اپنا انفلوئنس رکھے اور ان میں بھی رجسٹر ہو، جیسا کہ او آئی سی کے اندر بھی یہ رجسٹر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ پیس یعنی یہ ورلڈ پیس لانے میں اپنی ریکمینڈیشن دے، خود کا ایک اسٹرانگ اوپینین رکھے اور یہ اسلام کی کریکٹ پکچر کو پریزنٹ کرے، کریکٹ پکچر آف اسلام، اسلام کی کریکٹ پکچر کو یہ ریپرزینٹ کرے اور آپس میں ٹریڈ کو پروموٹ کرے، ٹریڈ کو پروموٹ کرے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اس کی ریکمینڈیشن یا سلوشنز کے اندر، یہ آپس میں فری ٹریڈ کو یعنی سنگل مارکیٹ بنائیں، سنگل مارکیٹ بنائیں، یورپی یونین یا ایشینز آرگنائزیشن کی طرح سنگل مارکیٹ بنائیں اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ ڈیولپ کرے، اور افغانستان کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر، افغانستان اور مڈل ایسٹ کے اندر جو امن قائم کرنے میں خود کا کردار ادا کرے، اور جو گیس لائن ہے آئی پی آئی ایران پاکستان انڈیا اور تاپی ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا جو تاپی گیس پائپ لائن ہے انہیں مکمل طور پر سر انجام دیا جائے، اس کے منصوبے کو مکمل کمپلیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ریکمینڈیشن ہو سکتی ہے کہ اپنی ایک آئیڈیالوجی کو بلڈ کرے اور اپنی ایک کرنسی بنائے، آئیڈیالوجی کو بلڈ کرے اور کرنسی بنائے، ٹریڈ کو پروموٹ کرے، سنگل مارکیٹ ہو اور جو ان کے اجلاس ہیں وہ جلد از جلد ہو۔ اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ ابتار احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس سی کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔